सुरेंद्र वत्स। द डायमंड श्री सुरेंद्र वत्स का जन्म हरियाणा के जिंद जिले के एक छोटे से गांव अंचरा खुर्द में सन 1972 में हुआ। पिता श्री जवाहरलाल वत्स सरकारी शिक्षक एवं माता चंद्रकला गृहिणी थी। 5 भाई बहनों में श्री सुरेंद्र वत्स सबसे बड़े हैं। श्री सुरेंद्र वत्स बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी रहे हैं। श्री सुरेंद्र वत्स ने एमए और बीएड तक की शिक्षा पूरी की और करियर की शुरुआत प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के रूप में की, जहां उन्हें मात्र 500 रुपए मासिक वेतन मिलता था। सन 1996 में इन्होंने जिंद शहर में केबल ऑपरेटर के बिजनेस की शुरुआत की। सन 2001 में दोस्त ने पहली बार आरसीएम का प्लान दिखाया। इस बिजनेस में श्री सुरेंद्र वत्स को पैसा, सुरक्षा और समय का महत्व समझ में आया और इन्होंने आरसीएम बिजनेस को करना शुरू कर दिया। उसी वर्ष श्री सुरेंद्र वत्स रॉयल्टी पर पहुंचे। सन 2003 में टेक्निकल पर पहुंचे और आरसीएम की सबसे बड़ी पिन डायमंड को सन 2009 में हासिल किया। आज पूरे भारत के हर राज्य में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। पढ़ने, सीखने और सुनने के शौकीन श्री सुरेंद्र वत्स ने पूरे देश में ट्रेनिंग एवं सेमिनार के माध्यम से आरसीएम के लाखों डिस्ट्रीब्यूटर के जीवन स्तर को उठाने में उनकी मदद की। आज यह नेटवर्क इंडस्ट्रीज के जाने माने चेहरे हैं और साथ ही अपने यूट्यूब चैनल में चैट विद सुरेंद्र वत्स प्रोग्राम को होस्ट भी करते हैं। इस माध्यम से लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। लोग इन्हें द रियल डायमंड के नाम से पुकारते हैं। जिंदगी में जो सपने कभी देखे नहीं जा सकते थे, इवन अगर भगवान सामने आके ये कहते कि भाई क्या चाहिए आपको बताइए अगले 2-5 साल में, तो जो चीज़ें हम सोच नहीं सकते थे वो इस बिजनेस ने पूरी की है। हमारे फादर साहब ने फर्स्ट जनरेशन में बहुत अच्छा काम करा, एक बिजनेस सेटअप करा और एक नींव बना दी गई। सो ये हमारी जनरेशन की जिम्मेवारी है कि इस नींव पे एक शानदार इमारत बननी चाहिए। मेरे पापा एक सेलिब्रिटी हैं। मेरे पापा जब मीटिंग्स में जाते हैं लोगों की तालियां नहीं रुकती हैं। इतनी मोटी मोटी मालाएं पहनाई जाती हैं उनके गलों में। लोग स्पेशली उनके पैर छूते हैं एक एज ए रिस्पेक्ट और मीटिंग्स के बाद ऑटोग्राफ्स लेते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट माय फादर हैज एंड नो फादर हैज। इसने जो है आरसीएम में करके बड़ी उन्नति करी, क्योंकि आरसीएम जो था ये एक ईमानदार व्यवसाय का ये था और उसी वजह से ये जो व्यवसाय था इसका अच्छी तरह से फूला फैला। फादर साहब के पास बहुत लेजर टाइम होता है, उनको टाइम फ्रीडम की अपॉर्चुनिटी मिली है बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। तो पापा मेरे साथ मैराथन के लिए जाते हैं, जिम में जाते हैं, बैडमिंटन खेलने जाते हैं। इनफैक्ट हम दोनों इतना घुल मिल जाते हैं कि कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि वो आपके दोस्त कहाँ हैं। सो तो उनको बताना पड़ता है कि दोस्त नहीं है मेरे फादर साहब। डैड हमेशा मोटिवेट करते हैं। हमेशा जब भी हम लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो पापा इज द वन की जो हमें बोलते हैं कि इट्स ओके, इट विल बी फाइन। फोन की बेल बजी, मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन श्रीमती जी का था। श्रीमती जी ने पूछा कि आपको मालूम है आज कितनी तारीख है? मैंने कहा मालूम है, 20 नवंबर है और अभी थोड़ी देर में मीटिंग होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि आपको ये तो मालूम है कि आज कितनी तारीख है और मीटिंग होने वाली है, लेकिन आप ये भूल गए कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। जिस दिन आरसीएम करते हुए 5 साल हो जाएंगे उस दिन हम लोग एनिवर्सरी का केक काटेंगे। और जिस दिन 5 साल हो गए थे आरसीएम करते हुए उस दिन हम लोग गोवा में थे और गोवा के ताज पैलेस में हम लोगों ने एनिवर्सरी का केक काटा। आज तो जो मैं स्थिति देखती हूँ उसमें हम कभी यही नहीं सोचते कि कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो खुल के इन्वेस्ट करते हैं। ना कभी कोई ऐसी प्लानिंग आती कि खर्च ज़्यादा होएगा कम होएगा, नहीं जितना होगा ठीक है। तो आइए हम आरसीएम के रियल हीरो और रियल डायमंड को अपनी जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। अगर आप किसी अनजान शहर में हैं, आपको यह तो मालूम है कि आपको कहां जाना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन आपको रूट मालूम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में स्मार्टफोन है और आप खुद स्मार्ट हैं तो आप अपने फ़ोन में गूगल मैप्स की ऐप डाउनलोड करेंगे और फिर आप डेस्टिनेशन डालेंगे
और डेस्टिनेशन जैसे ही आप डालेंगे वो ऐप आपसे पूछेगी कि आप कैसे जाना चाहते हैं। आप पैदल जाना चाहते हैं, आप साइकिल से जाना चाहते हैं, आप बाइक से जाना चाहते हैं, आप कार से जाना चाहते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं। आप जो भी वाहन इस्तेमाल करेंगे, जो भी माध्यम यूज़ करेंगे वहाँ तक जाने का, वो जीपीएस, उस ऐप का जीपीएस आपको बताएगा कि आप कितने समय बाद वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये बहुत आसान है हर उस व्यक्ति के लिए जिसके पास में स्मार्टफोन है और जिसे मालूम है कि उस स्मार्टफोन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बहुत मुश्किल है हर उस व्यक्ति के लिए जिसके पास में स्मार्टफोन नहीं है, और अगर है तो उसे मालूम नहीं है कि उसे किस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है। ठीक इसी तरह से हम सब के पास में भी एक जीपीएस है। एक कोटेशन है, एवरीवन हैज ए जीपीएस, what are you thinking, it will set in your GPS and you will reach there. रिपीट कर रहा हूं, everyone has a GPS, what you are thinking that will be set in your GPS and you will reach there. आप जो भी अपने इस जीपीएस में डाल दोगे वो सेट हो जाएगा और आपका जीपीएस उसको वहां पे लेके चला जाएगा। आज मैं उसी जीपीएस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। मैं शेयर करना चाहता हूं कि वो जीपीएस क्या है और किस प्रकार आपको आपकी मंजिल पर लेके जा सकता है। उस जीपीएस का नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस। अगर आपने आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है तो उससे पहले आपको यह तय करना है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। आप इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हैं, या आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो क्यों आ गए हैं। अगर आपके पास में कोई ठोस कारण नहीं होगा, करने की कुछ खास वजह नहीं होगी, तो आप बहुत जल्दी इसे छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में ठोस वजह है, ठोस कारण है, तो आप इसमें जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। जीपीएस की वैसे तो फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, लेकिन मैंने इसको एक नया नाम दिया है और वो दिया है गोल परस्यूएंस सिस्टम। गोल परस्यूएंस सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जो आपको आपके गोल तक, आपके लक्ष्य तक, आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाने में आपकी वैसे ही मदद करेगा जिस प्रकार से आपके गूगल मैप का जीपीएस आपको अपने डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। सो आप तय कीजिए, पहले तय कीजिए कि आप जाना कहां चाहते हैं, आपका डेस्टिनेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने तय किया कि 5 साल के बाद में आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। बहुत सारा पैसा से बात नहीं बनेगी, आपने तय करना पड़ेगा कितना पैसा चाहिए। आपने तय किया कि 5 साल के बाद आपको कम से कम 2 लाख रुपया महीना चाहिए और साथ में टाइम फ्रीडम चाहिए, समय होना चाहिए आपके पास में बहुत सारा जिसको आप एंजॉय कर सकें, और सिक्योरिटी होनी चाहिए। वो 2 लाख की जो इनकम है मंथली, वो पैसिव इनकम होनी चाहिए। अगर आप काम नहीं भी करें तो भी वो पैसा आपके पास में आना चाहिए, वैसे इनकम चाहिए। और आपको घूमना फिरना है, पूरी दुनिया में आप जाना चाहते हैं। ये जो कोरोना का समय है ये ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है, ये अभी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो आप जहां घूमना चाहते हैं, हर साल कहां आप छुट्टियां मनाना चाहते हैं, वो भी तय कीजिए। आपके दोस्त कैसे होने चाहिए, आपका सर्कल कैसा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए, आपका रिकॉग्निशन कैसा होना चाहिए, आपको कितने लोग फॉलो करने वाले होने चाहिए, फेसबुक पे कितने फॉलो करें, यूट्यूब पे कितने फॉलो करें, इंस्टा पे कितने फॉलो करें। जो भी आप चाहते हैं वो सारा का सारा आप डिसाइड कीजिए। वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, 5 साल बाद का डेस्टिनेशन क्या है। और जैसे ही आप तय करेंगे तो फिर आपका जो ये जीपीएस है आपसे पूछेगा कि ये जो सारी चीजें आपको चाहिए, ये जो डेस्टिनेशन आपका है, इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपने ये भी तय किया है कि 5 साल का समय आपको चाहिए। तो आपका जीपीएस आपसे पूछेगा कि आपके पास में वाहन क्या है, कौन से वाहन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
जैसे वो वाला जीपीएस पूछता है ना कि पैदल जाएंगे, साइकिल पे जाएंगे, बाइक पे जाएंगे, कार पे जाएंगे, बस से जाएंगे, तो ये जीपीएस भी पूछेगा कि आप कौन से वाहन से जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं नौकरी करता हूं, मैं एक जॉब में हूं और मेरी 50,000 रुपये महीना की इनकम है, तो क्या मैं 5 साल के बाद में वहां पे पहुंच सकता हूं? तो यह आपका जीपीएस आपको बताएगा कि अगर आपकी 50,000 रुपये महीना की इनकम है और आपका इंक्रीमेंट माना 5% लगता है एनुअल, तो आप कहां तक पहुंचेंगे, और कैलकुलेशन से ये बताएगा कि आप नहीं पहुंच सकते हैं। फिर आप कहते हैं कि चलो ठीक है, मेरे पास में है ना एक बिजनेस है, बिजनेस मॉड्यूल है, तो क्या उस मॉड्यूल से मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा? फिर आपका ये जीपीएस बताएगा कि अगर आपके पास में ट्रेडिशनल बिजनेस का कोई मॉड्यूल है, उसमें अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं, उसमें आप हर साल छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उसमें आप सेलिब्रिटी वाला स्टेटस चाहते हैं, तो संभव नहीं है, ये वाहन भी आपका काम नहीं करेगा। और ये दोनों वाहन काम नहीं करेंगे। और फिर आप उससे पूछेंगे कि ये आरसीएम दिखने में बहुत छोटा है, अभी मैं इसको शुरू करने जा रहा हूं, तो क्या ये मुझे वहां तक लेके जा सकता है? तो शायद आपका जीपीएस आपको बताएगा कि यस, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये आधुनिक सदी का सबसे जबरदस्त बिजनेस होने वाला है, और आरसीएम के जिस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, जिस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है, जिस प्रकार की लीडरशिप है, जिस प्रकार की मैनेजमेंट है, अगर आप इस माध्यम का, इस वाहन का इस्तेमाल करेंगे तो आप 5 साल में पहुंच सकते हैं। और अगर आप समझदार हैं और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाला वाहन अगर मिल गया, तो आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। और फिर आपके काम करने के तरीके पे डिपेंड करेगा कि आप अपने डेस्टिनेशन पे 5 साल में पहुंचेंगे। अगर आप बहुत फास्ट हैं तो आप 4 साल में भी पहुंच सकते हैं, शायद 3 साल में भी पहुंच सकते हैं। और अगर आप धीरे चलेंगे तो जरूरी नहीं कि 5 साल में आप पहुंचें, आपको 7 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। और बीच में अगर आप सो जाएंगे, या आप डाउटफुल हो जाएंगे, या आपका झगड़ा हो जाएगा लोगों के साथ में, टीम वर्क नहीं होगा, तो शायद 10, 12, 15 साल भी लग जाएंगे। और अगर आप रास्ता भटक जाएंगे तो फिर शायद ज़िंदगी में कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। सो आज मैं बहुत डिटेल में इस विषय पे आपसे बातचीत करने वाला हूं कि आरसीएम बिजनेस किस प्रकार आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेके जा सकता है। वो डेस्टिनेशन कुछ भी आप मान लीजिए, कुछ भी, जो भी आपको चाहिए इस दुनिया में, जो भी चाहिए, हर वो चीज जो पाई जा सकती है एक इंसान के द्वारा, वो आरसीएम बिजनेस आपको दे सकता है। इसलिए मैं इसे कहता हूं ये कंप्लीट पैकेज है, जहां पे बहुत सारा पैसा है, जहां पे टाइम फ्रीडम है, जहां पे सिक्योरिटी है, जहां पे रिकॉग्निशन है, जहां पे घूमने फिरने के मौके हैं, जहां पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। सो सब कुछ है, लेकिन आपने डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या है। उसमें जितनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी, उतनी जल्दी आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सो मैं आज इस विषय पे विस्तार से आपसे बातचीत करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अगर कामयाब होना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अगर चाहिए, तो आपके पास में एक विजन होना चाहिए, एक दूरदृष्टि होनी चाहिए। आप दूर का सोचिए कि कुछ समय के बाद में 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद में क्या हो सकता है। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन की बायोग्राफी पढ़िए, आप उसमें यह पाएंगे वो सफल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने किसी काम को तब पहचाना जब वो काम बहुत छोटा था, वो उसकी गहराई को समझ गए और उन्होंने एक बड़े विजन के साथ में उस काम को शुरू कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश के लिए एक नया बिजनेस मॉडल है। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई, और जिस प्रकार हर इंडस्ट्री एक उतार चढ़ाव के साथ में गुजरती है, जब ये इंडस्ट्री अमेरिका में शुरू हुई, वहाँ भी ये उतार चढ़ाव के बाद में गुजरी। 1974 के बाद में अमेरिकन फेडरल ट्रेड कमीशन ने, एफटीसी ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कुछ रेगुलेशन बनाए। उसके बाद में ये अमेरिका में चला, फिर ये यूरोप में गया, और 1990 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हमारे देश में हुई।
हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कुछ विदेशी कंपनियों के द्वारा हुई, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा हुई। सो जब हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग आया, लोगों ने इसको पहली बार देखा, तो लोगों को यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। यह कॉन्सेप्ट कि जिसमें मिडलमैन नहीं है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं है, और मिडलमैन और एडवर्टाइजमेंट का जितना भी पैसा था वो पैसा बच सकता है और वो पैसा कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। सो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। लोगों ने जब इसको नजदीक से देखा और इसके प्रोडक्ट को देखा, प्रोडक्ट को परचेज किया, लोगों को लगा कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ये बहुत कॉस्टली है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने कोशिश की। कॉन्सेप्ट में दम लगा। इसीलिए उस समय जो टूथपेस्ट 15-20 रुपए का लोग खरीदते थे, वो टूथपेस्ट लोगों ने 100 रुपए में खरीदा। गांव में व्यक्ति रहता है, उसके घर में पक्का फर्श नहीं है, कच्चा है, मिट्टी है, उसके बावजूद भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट परचेज किए गए कि जो उसके घर में इस्तेमाल नहीं हो सकते थे, क्योंकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। और बहुत जल्दी लोगों को निराशा हुई। लोगों को लगा कि ये प्रोडक्ट हमारी पॉकेट को सूट नहीं करते हैं, ये प्रोडक्ट हमारे जानकार लोग परचेज नहीं कर सकते हैं। और धीरे धीरे हिंदुस्तान का आम आदमी डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल से दूर होता चला गया और एक धारणा के साथ में दूर हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग का जो सामान है वो बहुत महंगा होता है। यहां पे 10 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेचा जाता है। एक तो इस प्रकार की कैटेगरी पैदा हुई, और कुछ लोगों ने, जिनको यह लगा कि यह मॉड्यूल बहुत अच्छा है, इस कॉन्सेप्ट में बहुत ताकत है, यह मॉड्यूल बहुत पावरफुल है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, उन्होंने मनी सर्कुलेशन स्कीम लगा दी। पोंजी स्कीम स्टार्ट हो गई, चिट फंड स्टार्ट हो गया, पिरामिड स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, उस प्रकार के कॉन्सेप्ट आने स्टार्ट हो गए। आप जुड़िए, आपके पास में आपने सिर्फ पैसा देना है, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और उसी पैसे को वो रोटेट करने लग गए। इस प्रकार से हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग बदनाम होने लग गई। प्रकृति का नियम है कि जब आप कोई अच्छी चीज बोएंगे तो उसके साथ में गलत चीजें यानी घास फूस स्वतः पैदा हो जाती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान में यह स्थिति पैदा हुई, घास फूस इतनी पैदा हो गई कि फसल दब गई, फसल दिखती नहीं थी। यूं मानिए कि एक खेत में अगर 90-95% अगर घास फूस खरपतवार पैदा हो जाए तो 5% फसल कहीं दिखाई नहीं देगी। तो वैसी ही स्थिति हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर हुई। और ये नियम है कि कोई भी चीज पहले आती है, उसके बाद में उसको लेके नियम कानून बनाए जाते हैं। पहले कार बनी, कार बनने के बाद में फिर कार चलाने के नियम बने कि आपने कौन सी साइड में चलाना है, सीट बेल्ट बांधनी या नहीं बांधनी है। बाइक आई, बाइक पे एक्सीडेंट होने लग गए, फिर नियम आया कि हेलमेट लगाना जरूरी है। कोरोना आया, आने के बाद में मालूम चला कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, हाथ धोते रहना जरूरी है। कोई भी अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, जब वो आती है तो उससे बचाव के लिए या उसको बढ़ाने के लिए नियम कायदे कानून बाद में आते हैं। अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ और हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ। डायरेक्ट सेलिंग को लेके जब मनी सर्कुलेशन का एक भयंकर दौर चल रहा था, 19 नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ 2011-12 की, उस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत टफ टाइम से गुजरी। हर इंडस्ट्री गुजरती है, और उस टफ टाइम में बहुत सारी कंपनियों को सेक्रीफाइस करना पड़ा। और हम लोग बहुत लकी हैं कि आरसीएम बिजनेस उस दौर में उस प्रकार से उभरी जैसे सोना अग्नि से गुजरने के बाद में कुंदन बन जाता है। और आरसीएम बिजनेस ने एक नई कमिटमेंट के साथ में दोबारा डायरेक्ट सेलिंग में काम करना स्टार्ट किया 2012 में। 2011-12 का जो दौर था, उस दौर ने पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हिला दिया। लोगों को यह लगने लग गया कि अगर आरसीएम भी सही नहीं है तो फिर इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी सही नहीं है।
एसोसिएशन बनी, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। और 2013 में मुझे सौभाग्य मिला एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन DSDWA का फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का। और उस समय हमारा एक ही मकसद था कि डायरेक्ट सेलिंग पे गाइडलाइन आनी चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, उसका भेद मालूम होना चाहिए, डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है, कोई पैमाना आ जाए हमारे पास में। और 2012-13 में ऐसी स्थिति थी कि उस समय हमारा कोई माई बाप नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग किस मंत्रालय के अधीन आती है ये क्लैरिटी नहीं थी। हमने शुरुआत की RTI से, RTI लगाई एक मिनिस्ट्री में, वहाँ से जवाब आया कि आपका जो काम है हमारी मिनिस्ट्री के अधीन नहीं आता। फिर दूसरी मिनिस्ट्री में गए, फिर तीसरी में गए, फिर चौथी में गए। और फिर वो जितनी भी RTI थी जिनके जवाब ये थे कहीं कि आपका जो मॉड्यूल है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा, या ये मॉड्यूल जो है हमारे मंत्रालय के अधीन नहीं आता। फिर उन सारी RTI को मिला के हमने प्राइम मिनिस्टर में PMO में लगाया। और उसके बाद में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी जिनसे संबंधित ये काम लगता था, जितने मंत्रालयों से, वो सारे मंत्रालय एक साथ में मिले और उनकी कई लंबी मीटिंगें होती रही। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है 1.5 से 2 साल तक इंटरनल मिनिस्ट्रियल कमेटी ने काम किया। और उसके बाद में एक फाइनल परिणाम ये निकला कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के तहत आना चाहिए। और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने इस पे काम करना स्टार्ट किया। और फिर हमने कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री को फॉलोअप करना स्टार्ट किया, खूब सारे फॉलोअप किए। हफ्ते में 2-2 बार हम लोग फॉलोअप करने चले जाते थे। फिर सरकार बदल गई, एक सेक्रेटरी से हम बताते, सेक्रेटरी बदल जाता, कभी डायरेक्टर चेंज हो जाते, एक बहुत लंबी प्रक्रिया चली। और फाइनली 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार की कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन जारी कर दी। ये बता दिया कि ये पैरामीटर्स हैं, जो कंपनी इन पैरामीटर्स पे काम करेगी वो सही कंपनी है, लीगल कंपनी है। और जो इन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करेगी वो चिटफंड में आएगी। उसके ऊपर मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 का जो कानून है वो लागू हो जाएगा। गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नई उम्मीद लेके आई, एक नई आशा की किरण लेके आई। और जिन्होंने इस गाइडलाइन को इशू किया था, मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब डायरेक्टर थे उस समय, हेम कुमार पांडे जी जो सेक्रेटरी थे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के। मुझे चूंकि उनके साथ में काम करने का मौका मिला और फिर बाद में मुझे मौका मिला उनका इंटरव्यू लेने का, उन दोनों का मैंने इंटरव्यू लिया। और उसमें बहुत डिटेल से उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन क्या है। आप भी उसको देख सकते हैं। गाइडलाइन से एक पॉजिटिविटी तो क्रिएट हुई, लेकिन जो हमारा एक अल्टीमेट गोल था वो गोल पूरा नहीं हुआ। ये गोल पूरा नहीं हुआ कि कोई ऐसा कानून बने, वो ऐसा कानून नहीं आया कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको सजा मिले, क्योंकि गाइडलाइन में सजा का प्रोविजन नहीं है। वो सिर्फ आपको ये बताता है कि आपने ऐसा ऐसा करेंगे तो आप सही हैं, लेकिन आपने गलत किया क्या सजा मिलेगी वो फिर उस कानून में, पर्टिकुलर उस गाइडलाइन में कुछ भी मेंशन नहीं है। सो उसके लिए ज़रूरी थी कानून आए। और फिर हमने फॉलोअप किया रेगुलर। उसका परिणाम ये रहा कि 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 आया है, जो दोनों सभाओं में, राज्यसभा और लोकसभा में पारित हो गया है। इस नए बिल में डायरेक्ट सेलिंग को शामिल किया गया है और बहुत जल्द डायरेक्ट सेलिंग की रूलिंग आ रही है। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी अप्रैल में, उस समय हमारी मिनिस्ट्री बहुत सीरियस थी, एक्टिव थी। एक वीडियो कॉल हुई जिसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की गई, पूछा गया कि किस प्रकार की रूलिंग आनी चाहिए, क्या क्या नियम कानून बनने चाहिए। और मैं एसोसिएशन का पार्ट होने की वजह से मैंने भी रिप्रेजेंट किया वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स को। सो ये बहुत तेज़ी से इस दिशा में काम चल रहा है। और फिर सेक्रेटरी चेंज हो गए, अभी नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। बहुत जल्दी आपको डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग मिलने वाली है। और ये जो रूलिंग आएगी ये डायरेक्ट सेलिंग, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की पूरी दिशा को बदल देगी। रूलिंग आने के बाद में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे दुकानें चल रही हैं
जितने भी लोग महंगा प्रोडक्ट बेच के प्रोडक्ट की आड़ में धोखा दे रहे हैं लोगों को, जितने भी बहरूपिये हैं, वो सब उनके नकाब बाहर आने वाले हैं। और जो अच्छी कंपनियां हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं और जो प्रोडक्ट भी वैल्यू फॉर मनी वाले प्रोडक्ट सेल करती हैं, जिनका मार्केटिंग प्लान इस प्रकार का है, जिसकी कैलकुलेशन में कोई एरर्स नहीं है, जिनके एथिक्स हैं, जिनके पास में प्रॉपर सिस्टम है, वही कंपनियां सरवाइव करेंगी। सो आने वाले समय में आरसीएम बिजनेस एक बहुत बड़ी ताकत के साथ में काम करने वाला है। चूंकि मैं विजन की बात कर रहा हूं, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसका ग्लोबल टर्नओवर क्या है और इंडिया कहां पे खड़ा है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के ग्लोबल टर्नओवर की बात करें, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन FDSA के WFDSA के अगर हम लोग आंकड़े लेते हैं, तो वो आंकड़े बताते हैं कि ये इंडस्ट्री का जो ग्लोबल टर्नओवर है वो $1,92,949 मिलियन का है। और इसमें हिंदुस्तान की स्थिति क्या है? हिंदुस्तान की स्थिति है कि हम लोग मात्र $1,518 मिलियन का व्यापार कर रहे हैं, जो टोटल टर्नओवर का 0.7% है। हमारी पॉपुलेशन है 19%, दुनिया की 19% आबादी हिंदुस्तान में रह रही है, लेकिन ग्लोबल टर्नओवर का हम सिर्फ 0.7% दे रहे हैं। अमेरिका दे रहा है $35,000 मिलियन, जो टोटल टर्नओवर का 18% के लगभग बनता है। और जब हम कंपैरिजन करते हैं अमेरिका का और इंडिया का, तो हम पाते हैं उस कंपैरिजन में कि पॉपुलेशन के अनुसार अगर पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम हम लोग निकालें दोनों देशों का, तो हम पाते हैं अमेरिका हिंदुस्तान से 75 टाइम्स 75 गुना ज्यादा व्यापार कर रहा है। सो ये आंकड़े बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत उज्जवल भविष्य होने वाला है। KPMG और फिक्की की जो रिपोर्ट्स हैं वो इशारा कर रहे हैं कि अगले 4-5 साल में इंडस्ट्री 5-6 गुना बड़ा हो जाएगी। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर हैं माननीय श्री रामविलास जी पासवान, वो कह रहे हैं कि ये बेहतरीन व्यापार का मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को पिछले दिनों आपने सुना, वो वकालत कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को आना चाहिए। मैंने कितने सारे लोगों के इंटरव्यू लिए, हर लीडर, हर महान व्यक्ति बार बार ये कह रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्यों अब भी इंतजार कर रहे हैं। शायद उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक दिन उनको उनके खुद के नाम से एक लेटर लिखेंगे और उनसे कहेंगे कि भैया आ जाओ, अच्छे दिन अगर लाने हैं तो डायरेक्ट सेलिंग से आ सकते हैं। या वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसी दिन भगवान सपने में उनके सामने आएंगे, उनको पकड़ के खिलाएंगे और उनको कहेंगे कि भैया कब तक सोता रहेगा, डायरेक्ट सेलिंग कर ले, ये राइट टाइम है इसमें काम करने का। इतने सारे आंकड़े हैं, डाटा कभी झूठ नहीं बोलता, आंकड़े कभी धोखा नहीं करते। हो सकता है किसी व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आपसे धोखा कर लिया हो, 5-10 हजार रुपए का आपका नुकसान करवा गया हो, लेकिन ये डाटा देखिए, ये आंकड़े देखिए, ये आंकड़े कह रहे हैं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी के साथ में बढ़ने वाली है। आप रॉबर्ट टी कियोसाकी को पढ़िए, ग्लोबल लीडर हैं, इस चीज के बारे में हमेशा लिखते हैं कि आने वाला समय किस चीज का है, बिजनेस के ट्रेंड्स किस प्रकार से चेंज होने वाले हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने किताब लिखी है 21वीं सदी का व्यवसाय, और वो 21वीं सदी का व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग को बोल रहे हैं। सो सही समय है इस इंडस्ट्री में काम करने का, और अगर काम कर रहे हैं आप तो सीरियसली इसको लेने का। अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो फिर आपको सीरियस इनकम भी नहीं मिलेगी, अगर आप सीरियस होंगे तो फिर सीरियस चीजें आपको मिल सकती हैं। सो ये तो तय हो गया कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है। अब प्रश्न ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, किस अपॉर्चुनिटी के साथ में हमें जुड़ना चाहिए। क्योंकि आज का ये प्रोग्राम
यूनिक एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास में पहुंच रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहे और विजन आपका क्लियर होता रहेगा अगर आपके पास में इस प्रकार की इंफॉर्मेशन लगातार आती रहेंगी तो। हम बातचीत कर रहे हैं कि जब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सी कंपनी जुड़नी चाहिए। स्पेशली अगर आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं, आपको किसी ने आमंत्रित किया है, मैं कुछ पैरामीटर्स आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं, कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं, हवा में बात नहीं करना चाहता। वाई आरसीएम, आरसीएम ही क्यों करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, रीजनेबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमारी जो सबसे बड़ी जो ताकत है, जो हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी है, वो है हमारे प्रोडक्ट्स। दो चीजों का कॉम्बिनेशन, क्वालिटी है इंटरनेशनल लेवल की और रेट्स हैं लोकल मार्केट वाले। ये दुर्लभ संगम है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे या तो आपको कूड़ा कचरा वाले प्रोडक्ट मिलेंगे, और या अगर मिलेंगे तो उनके रेट्स इतने ज्यादा हैं कि आपको खरीदने के लिए बैंक लोन लेना पड़ेगा। और एक प्रोडक्ट नहीं है, रेंज है प्रोडक्ट्स की। एफएमसीजी की फुल रेंज है, फूड सप्लीमेंट की फुल रेंज है, न्यूट्रीचार्ज जैसा बेहतरीन ब्रांड है आपके साथ में। हरित संजीवनी के नाम से एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की रेंज हमारे पास में है। अगर आप हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं तो हेल्थ गार्ड नाम के हमारे पास में पहले ऑयल था, अब गामा ओरिजिनल आ गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। हमारे पास में कुकवेयर है, हमारे पास में टेक्सटाइल है, हमारे पास में ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास में पेन है, कॉपी है, किताब है, बैग है, जो आपको चाहिए वो हर चीज़ है, और वो भी रीजनेबल रेट्स में और क्वालिटी के साथ में अवेलेबल है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस साफ तौर से कह रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं हर कंपनी को कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। आप डीपी के बाद में बीवी के साथ में आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डायरेक्ट सेलर को, अगर वो वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है एक कंज्यूमर जिसको कोई मतलब नहीं है डीपी से, जिसको कोई मतलब नहीं है बीवी से, जो एमआरपी पे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, उसको उस प्रोडक्ट में वैल्यू नजर आनी चाहिए। और वो प्रोडक्ट अगर आपकी कंपनी के पास है तो आप लीगल काम कर रहे हैं, और वैसा प्रोडक्ट अगर आपके पास में नहीं है तो आप मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 के तहत आ जाएंगे। दूसरा जो हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। आरसीएम के पास में जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास में नहीं है। हमारे पास में अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। प्लांट्स में न केवल मात्र हम लोग रॉ मटेरियल खरीद के प्रोडक्ट बनाते हैं, अपितु हम रॉ मटेरियल भी अपना खुद का बनाते हैं। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप हमारे रुड़की के प्लांट में जाइए, जहां पे 50 से ज्यादा एफएमसीजी प्रोडक्ट बनते हैं एक जगह पे। वहां पे आप देखेंगे कि एफएमसीजी का जो रॉ मटेरियल है, नूडल्स, वो हमारा इन हाउस बन रहा है। फैक्ट्री, अलग से फैक्ट्री है वहीं पे, हमारी अपनी आरसीएम की, जहां रॉ मटेरियल खुद का बनाया जाता है, प्रोडक्शन खुद की है, क्वालिटी कंट्रोल खुद का है। क्या वहां पे क्वालिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हमारे पास में अपने डिपोज हैं, अपने खुद के, अपनी खुद की प्रॉपर्टी में, और एक दो नहीं है, 100 से ज्यादा हैं। 10,000 के लगभग हमारे सेंटर्स हैं, छोटे बड़े मिला के। और पिकअप सेंटर्स पे हम लोग बहुत तेजी के साथ में काम कर रहे हैं। वंडर वर्ल्ड और वंडर वर्ल्ड क्विक करके दो एक नए सेगमेंट आ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे पिकअप सेंटर्स का
काया जो है, काया जो उनका स्वरूप है वो पूरा का पूरा बदलता हुआ आप देखेंगे। कंपनी बहुत सीरियस है पर्टिकुलर इस सेगमेंट के ऊपर में। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहा है, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के मिल रहा है। आप बिजनेस कीजिए जम्मू कश्मीर में, या बिजनेस कीजिए तमिलनाडु में, बिजनेस कीजिए गुजरात में, या बिजनेस कीजिए आप आसाम में, आपको बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, किसी के पास में नहीं है। तीसरी जो हमारी स्ट्रेंथ है, और वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो हैं हमारे विजनरी फाउंडर। गीता में एक श्लोक आता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्य उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो कहते हैं, अर्जुन, जब जब इस धरती पे अंधकार और अत्याचार बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं धर्म की रक्षा करने के लिए मानव के रूप में अवतार लूंगा और इस धरती में धर्म का प्रचार करूंगा, अंधकार को दूर करूंगा। और जब डायरेक्ट सेलिंग में अंधकार चरम पे था, जब यह माना जा रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब 5 गुना मार्केट में जो सामान मिलता है उससे 5 गुना आपको मिलेगा, वो डायरेक्ट सेलिंग होती है। उस समय भगवान के भेजे हुए दूत टीसी छावड़ा जी ने जन्म लिया और उन्होंने आरसीएम नाम से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। एक आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए यह बहुत प्राउड की बात है कि हमारे जैसी मैनेजमेंट, हमारे जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर जो एक बहुत बड़ी सोच रखते हैं, जिनकी इतनी साफ इंटेंशन है, जिनका इतना बड़ा विजन है, जिनके इस प्रकार के उद्देश्य हैं कि आरसीएम के माध्यम से हिंदुस्तान की हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। जितनी भी समस्याएं हमारे देश में हैं, उनमें मुख्य जो कारण है वो है पैसा, वो है बेरोजगारी, वो है अशिक्षा। और इन सारी समस्याओं का समाधान आरसीएम बिजनेस के माध्यम से है। जब आप गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनियां आती हैं, ज्यादातर कंपनियां गलत इंटेंशन के साथ में आती हैं। एक ही गोल है कि जैसे तैसे करके ये इनके प्रकारेण पैसा इकट्ठा करना है और फिर पिछली गली से निकल जाना है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक कंपनी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसी नाम के साथ, उसी ब्रांड के साथ, उसी ऑफिस के साथ, उन्हीं प्रोडक्टों के साथ, उन्हीं बैंक अकाउंटों के साथ में दोबारा स्टार्ट हुई है। आरसीएम इज ओनली कंपनी, और वो इसलिए संभव हुआ कि उस प्रकार की एक विजनरी सोच और उस प्रकार की कमिटेड लीडरशिप है। चौथा हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है एक्सपीरियंस। 1977 से फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड ट्रेडिशनल बिजनेस में काम कर रही है और 2000 में आरसीएम के रूप में शुरू कर दिया। ये जो इतना बड़ा अनुभव है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का और डायरेक्ट सेलिंग का, जो कॉम्बिनेशन है दोनों एक्सपीरियंस का, वो भी दुर्लभ है। वो शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब आप एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, तो उतार चढ़ाव आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और फिर आप गलतियां नहीं करते हैं। सो उस अनुभव के साथ में हम लोग निकले हुए हैं, वो हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और एक्सपीरियंस भी किस चीज का, जो हमारी जो बैकग्राउंड है, आरसीएम का इतिहास ये बताता है, कोई भी व्यक्ति 1.5 करोड़ के लगभग लोगों ने आज तक आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया है। एक भी व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि कंपनी ने मेरे 2 रुपए रख लिए। पूरे हिंदुस्तान में आप ढूंढ के लाइए, इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है कंपनी की। एक समय जहां पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को चोर निगाहों से देखा जा सकता है, वहां पे आरसीएम बिजनेस एक एग्जांपल है। कितने सालों में इतने सारे लोगों को जुड़ने के बाद एक सिंगल व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ में भेदभाव हो गया, मेरे साथ में धोखा हो गया, या मेरा पैसा नहीं कंपनी ने दिया। 5वीं जो हमारी स्ट्रेंथ है वो है हमारा मार्केटिंग प्लान।
हमारा मार्केटिंग प्लान लीगल है। हमारा मार्केटिंग प्लान एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को ये ताकत देता है कि वो 20 साल पहले ज्वाइन किए गए किसी व्यक्ति से बड़े लेवल पे जा सकता है। ये पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं है कि जो पहले आएगा वही पाएगा। आज ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं कि जो लोग बाद में आए उन्होंने बड़ी तेजी से काम किया और वो सबसे आगे निकल गए, क्योंकि मार्केटिंग प्लान की ताकत है। आरसीएम के मार्केटिंग प्लान में कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान गाइडलाइन का 100% पालन करता है। आरसीएम का प्लान दोनों तरह के लोगों को आमंत्रित कर रहा है। जो लोग बहुत तेजी के साथ में पैसा कमाना चाहते हैं, यहां पे वो ओपन बिट प्लान के साथ में ज्यादा ग्रुप स्टार्ट करके वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जो लोग थोड़ा सिक्योरिटी के साथ में करना चाह रहे हैं, वो 2 या 3 लाख के मॉडल के साथ में काम कर सकते हैं। और उसके लिए मुकेश कोठारी सर ने एक बहुत शानदार वीडियो हमें बना के दिया है, जो प्लान से रिलेटेड, स्पेशली प्लान में किस प्रकार से पैसा है उसको लेके बहुत क्लियरिटी आपके अंदर में लेके जाता है। सो आप मुकेश कोठारी सर का वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना चाहिए। छठी जो हमारी ताकत है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। पूरी लीडरशिप ने मिलकर एक एजुकेशन सिस्टम बनाया, एक इंडिपेंडेंट एजुकेशन सिस्टम, जो हर आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को यह श्योरिटी देता है कि उसका ख्याल रखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उसको छोड़ के चला गया, जिसने ज्वाइन करवाया था वो छोड़ के चला गया, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो यूनिक एजुकेशन सिस्टम से जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक जुड़ेगा, बाय डिफॉल्ट जुड़ेगा, और ये एजुकेशन सिस्टम उसको एजुकेट करेगा, उसको गाइड करेगा, उसकी काउंसलिंग करेगा, उसके लिए मीटिंग करेगा, सेमिनार करेगा, ट्रेनिंग करेगा, वर्कशॉप करेगा, हर वो चीज़ करेगा जो उसको उसके डेस्टिनेशन तक लेके जाने के लिए ज़रूरी है। हमारा चैनल है यूनिक एजुकेशन सिस्टम का, यूट्यूब चैनल है और वेबसाइट है। ऐप बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। सो आप हमेशा, अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लान आपको उस प्रकार से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सो यूनिक एजुकेशन सिस्टम को आप मत भूलिए, इससे कनेक्टेड रहिए किसी न किसी रूप में। ये जो 6 चीज़ें हैं ना, ये जो 6 यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, ये चीख चीख के और चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। इससे बढ़िया कंपनी आपको शायद नहीं दिखेगी। और इसीलिए आज के टाइम में, स्पेशली जब कानून में रूलिंग आ रही है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, इस समय जब कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में पूरा हिंदुस्तान बंद था, उस समय आरसीएम के सेंटर खुले हुए थे। आरसीएम ने यह दिखा दिया कि कुछ भी बंद हो जाएगा लेकिन आरसीएम बंद नहीं होगा। उस समय में, इस कठिन समय में भी जब आरसीएम 2 ऐसे प्रोडक्ट जिनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट पैदा हुई, मास्क और हैंड सैनिटाइजर, वो उस लॉकडाउन के टाइम में जब कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद थी, वो प्रोडक्ट लेके आ सकता है। उस आरसीएम बिजनेस को आप हल्के में मत लीजिए। आप अगर आरसीएम बिजनेस को 2004 और 5 से अगर जानते हैं तो आप सिर्फ जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आप इसको गहराई को शायद आपने नहीं देखा है। आप मौजूदा समय में 2020 और 2025 के चश्मे के साथ आरसीएम बिजनेस को देखेंगे तो आरसीएम बिजनेस आपको किसी दूसरे रूप में नजर आएगा। सो यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास में दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है, ये लकीली आपको मिली है। कोई भी व्यक्ति जब पहली बार किसी कंपनी के साथ में जुड़ता है, जरूरी नहीं है कि उसको सही कंपनी मिलेगी। वो ज़्यादातर गलत कंपनी में चला जाता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है बेचारे को क्या सही है, क्या गलत है, क्या मार्केटिंग प्लान होता है, क्या प्रोडक्ट होता है, गाइडलाइंस क्या हैं, रूलिंग जो आने वाली है, नहीं आने, कुछ नहीं मालूम उसको। उसको जो बता दिया जाता है उसके लिए वही सही है। वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है, और कुछ समय के बाद उसको मालूम चलता है कि वो शायद गलत कंपनी में आ गया है। वहाँ तो मनी सर्कुलेशन होता है, वहाँ कुछ एथिक्स नहीं है, वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है कि भेदभाव किया जाता है, और तब तक शायद उसके लिए देर हो जाती है। फिर वो दूसरी कंपनी में जाता है, शायद फिर वहाँ उसके साथ में ऐसा होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि हिंदुस्तान में चूँकि नियम कानून नहीं थे अब तक, ज़्यादातर कंपनियाँ सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। कुछ ही कंपनियां हैं जो सही तरीके से काम कर रही हैं। आप लक्की हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, ऊपर वाले की आपके ऊपर में बहुत बड़ी मेहर है कि आपको आरसीएम बिजनेस सही समय पे सही लोगों के द्वारा मिल गया है। इसको गंभीरता के साथ में लीजिए। ये वो जीपीएस है
जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेके जा सकता है। जरूरत है कि आपने तय कर लें आप कि आपको आरसीएम बिजनेस से क्या चाहिए, उसमें क्लियरिटी अगर आप है तो आप तेजी के साथ में उसकी तरफ बढ़ेंगे। व्हीकल डेस्टिनेशन आपने चूज किया, माध्यम आरसीएम बिजनेस है। अब आपने करना क्या है, इस रास्ते पे जब आप चलेंगे बीच में आपको क्या क्या करते हुए जाना है, कुछ चीजें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला काम, उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आपका आरसीएम ज्वाइन कर लेना यह कोई गारंटी नहीं देगा कि आप बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे और आप इस बिजनेस को लीड करेंगे और आप लाखों लोगों के रोल मॉडल बनेंगे। चूंकि आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करने में कुछ लगता नहीं है तो इसको छोड़ने में भी कुछ लगता नहीं है। आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ये शो करना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस को लेके सीरियस हैं, गंभीर हैं। आपने इसको गंभीरता के साथ में करना शुरू कर दिया है और उस गंभीरता के कुछ पैमाने हैं, उन पैमानों पे अगर आप खरा उतरेंगे तो आपकी अपलाइन के जो लोग हैं वो मान लेंगे कि आप सीरियस हैं और वो आपको सीरियसली फॉलो करना शुरू करेंगे। पहला पैमाना है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब करने के लिए आपको 5000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज करना है। ऐसा प्रोडक्ट जो हर घर की जरूरत है और कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप यही प्रोडक्ट परचेज करेंगे। एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत बड़ी रेंज है, उस रेंज में से कोई भी प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हैं। और अगर आप लगातार 12 महीने तक इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2 दिन का एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलता है टीसी छावड़ा जी के द्वारा। आरसीएम वर्ल्ड जो एक बहुत बड़ा कैंपस है, हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा कैंपस अगर है किसी कंपनी का तो आरसीएम वर्ल्ड है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। वहां पे आपको रिकमेंडेशन मिलेगी आरसीएम वर्ल्ड में और ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो डायमंड क्लब आपका करना ये बताएगा कि आपने इस बिजनेस को गंभीरता से करना शुरू कर दिया है। और गंभीरता का जो दूसरा पैमाना है वो है अपनी दुकान खोलना। अपनी दुकान खोलने का मतलब आपने बाजार में जाके दुकान नहीं खरीदनी है, आपने अपने घर पे आरसीएम के प्रोडक्ट्स का सुंदर सा एक डिस्प्ले करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपनी दुकान आपके घर में खुल गई है और आपने अपनी अपलाइन को संदेश दे दिया है कि आप बहुत सीरियस हैं इस बिजनेस को लेके। आरसीएम बिजनेस ने अब तक जो कहा है वो करके दिखाया है। आरसीएम बिजनेस में जिस समय केवल मात्र पैंट पीस था और फिर शर्ट आ गया था कुछ समय के बाद में, उस समय आरसीएम बिजनेस के भीष्म पिता, हम सब के गुरुदेव बीसी छावड़ा जी स्टेज से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि 1 करोड़ लोगों को यह कपड़ा पहनाना मेरा लक्ष्य है। और जब आप इस प्रकार की कमिटमेंट करते हैं, पब्लिकली अनाउंस करते हैं, तो कमिटमेंट करते ही 4-5 और सी हैं वो ऑटोमेटिक आपके साथ में कनेक्ट हो जाती हैं। कमिटमेंट आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर क्रेज आ जाएगा। क्रेज आते ही आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर कैपेबिलिटी आएगी और फिर आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। सो बीसी सर की उस कमिटमेंट से हम सब के अंदर एक क्रेज, क्रिएटिविटी, कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस आया और इतिहास गवाह है कि हमने 1.5 करोड़ लोगों को आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करवाया और जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग तब ज्वाइन हुए जब आरसीएम में ज्वाइनिंग के लिए केवल मात्र एक प्रोडक्ट था, पैंट और शर्ट। अब बीसी सर ने उद्घोष किया है इस लॉकडाउन के टाइम पे कि हिंदुस्तान के 1 करोड़ घरों में हम आरसीएम का प्रोडक्ट रखेंगे, अपनी दुकान खुलाएंगे। वो प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल करने से न केवल मात्र उस व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा जिसके घर में वो प्रोडक्ट रखा है, अपितु उस प्रोडक्ट को रखने से देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। आप सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, आप 130 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में है और अगर हम माने कि एक घर में 5 लोग रहते हैं तो 30 करोड़ घर हैं और उन 30 करोड़ घरों में से 1 करोड़ घरों में आरसीएम का प्रोडक्ट मतलब 1 नंबर से खरीदा गया प्रोडक्ट जिस पे सारा टैक्स गवर्नमेंट को गया है, सारी ड्यूटीज गई हैं और उस प्रोडक्ट के वॉल्यूम से जितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जिन लोगों को वो पैसा मिला है वो टीडीएस काटने के बाद उन लोगों को मिला है।
जब इकोनॉमी में इतना बड़ा टर्नओवर आरसीएम बिजनेस के थ्रू एक नंबर में आएगा, हमारे देश की इकोनॉमी किस प्रकार से ग्रो कर सकती है। ये मेरे लिए एक टारगेट नहीं है, ये मिशन है, और ये मिशन पूरी लीडरशिप ने स्वीकार किया है। और आइए आप भी इस मिशन का हिस्सा बन जाइए। और जो एपीजे कलाम साहब का जो सपना था कि हम हिंदुस्तान को विकासशील भारत के रूप में नहीं, हम एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, ये 1 करोड़ दुकानें, 1 करोड़ प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर्स एपीजे कलाम साहब के उस सपने की तरफ हिंदुस्तान को लेके जाने वाले हैं। सो 2 काम आप करेंगे तो आपकी सीरियसनेस मालूम चलेगी। आपने नेटवर्क बनाना है, आप यहां पे आएंगे क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, बड़ा नेटवर्क बनेगा, उस नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग होगी तो आपके पास में पैसा आएगा। प्रश्न यह है कि नेटवर्क कैसे बनाया जाए। समय की लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप सीरियस हैं नेटवर्क बनाने के लिए, आपको देश के कोने कोने में बिजनेस फैलाना है, आप चाहते हैं कि आप खूब सारे प्रोडक्ट की रिटेलिंग करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग प्लान दिखाने वाले हों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं हो, अगर आप चाहते हैं कि जिसको भी फॉलोअप किया जाए वो व्यक्ति ज्वाइन करे, और जो ज्वाइन करे वो प्रॉपर सही तरीके से स्टार्टअप करे, ये सारे काम अगर आप चाहते हैं, इन सभी तालों की एक चाबी है, और उस चाबी का नाम है 6 बेसिक, 6 बुनियादी काम। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो जो 6 बुनियादी काम हैं वो आपका रॉयल्टी चीवर आपको बताएगा। आप इस वीडियो के तुरंत बाद में अपने अपलाइन रॉयल्टी चीवर को ढूंढिए वो कौन है, और उससे पूछिए कि मुझे 6 बेसिक बता दीजिए, क्योंकि मुझे बड़ा नेटवर्क बनाना है, क्योंकि जो मेरा डेस्टिनेशन है वो मैंने तय कर लिया है, और मैं अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना चाहता हूं। मैं 5 साल का टाइम नहीं लेना चाहता हूं, मैं 4 या 3 साल में पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि मेरे अंदर उस प्रकार की आग है। अब बहुत हो गया है, मुझे जल्दी पहुंचना है। सो आपका अपलाइन आपको वो 6 बेसिक बताएगा, आप उस पर काम करेंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ तेजी के साथ में बढ़ना शुरू कर देंगे। सो आरसीएम एक अलग तरह का जीपीएस है, ये ग्लोबल परस्यूएंस सिस्टम है, गोल परस्यूएंस सिस्टम है, जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाने में आपकी सहायता करता है। आप गोल बनाइए, काम कीजिए, बड़े विजन के साथ में काम कीजिए, दुनिया की बेस्ट कंपनी के साथ में है, दुनिया के सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम के साथ में आप जुड़े हैं, बस अपनी सीरियसनेस और अपनी कमिटमेंट थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। लास्ट में एक स्टोरी के साथ में अपनी बातचीत खत्म करना चाहता हूं। एक बार एक व्यक्ति था, उसको स्वप्न में भगवान दिखाई दिए, और भगवान ने कहा कि तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पास में जो नदी बहती है उस नदी के किनारे जाना, उस नदी पे तुम्हें बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, उन पत्थरों में से जो गर्म पत्थर होगा, बहुत सारे पत्थर होंगे लेकिन एक गर्म पत्थर होगा, उस गर्म पत्थर को उठाना, और उस पत्थर को हाथ में लेके तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। वो व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक किस्म का व्यक्ति था, इसलिए भगवान ने उसको दर्शन दिए थे, और वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जल्दी 3 साढ़े 3 बजे उठा, नदी किनारे गया और जाके देखा बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उसकी आंखों की चमक जो है वो बढ़ गई, उसको लगा कि भगवान ने जैसा कहा था बिल्कुल सही है, और उसने बड़े उत्साह के साथ में एक पत्थर को उठाया, उसको फील किया, वो ठंडा पत्थर था, और उसने उस पत्थर को नदी में फेंक दिया। फिर दूसरे पत्थर को उठाया, उसको फील किया, वो भी ठंडा पत्थर था, उसको भी नदी में फेंक दिया। फिर तीसरा पत्थर उठाया, उसे फील किया, चौथा पत्थर उठाया, 5वां पत्थर उठाया, 6ठा पत्थर उठाया, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, और इस प्रकार उसने 100 पत्थर उठाए। 100 के 100 ठंडे थे, सबको नदी में फेंक दिया। फिर तेजी के साथ में उठाए, 1000 पत्थर उठाए, सबके सब ठंडे थे। अब उसको ये लगने लग गया कि ये सारे पत्थर ठंडे हैं। अब वो उठाता और तुरंत नदी में फेंक देता। अब वो इतनी तेजी से उठा के फेंकने लग गया कि उसने महसूस करना भी बंद कर दिया, और इसी दौरान एक पत्थर उसने उठाया, नदी में फेंका, और फेंकते ही उसको एहसास हुआ, उसके हाथ की गर्मी ने बताया कि ये पत्थर गर्म पत्थर था, लेकिन वो पत्थर नदी में जा चुका था।
अब उसके पास में अफसोस करने के सिवाय कुछ नहीं बचा था। आरसीएम बिजनेस एक गर्म पत्थर है, ये आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप तक आपने कभी सोचा होगा। बस जरूरत है इसकी गर्मी को पहचानने की, जरूरत है सही तरीके से सिस्टम के साथ में काम करने की। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस प्रकार आज के इस प्रोग्राम को बड़े ध्यान से देखा है, नीचे कमेंट किए हैं। थैंक यू वेरी मच।